आज हम किसी पौराणिक कथा की बात नहीं करेंगे। नहीं, हम बात करेंगे रणनीति की सबसे बड़ी मास्टर क्लास की, जो निकली एक ऐसे दिमाग से जो शायद दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली रणनीतिकारों में से एक थे, कृष्ण। इसे कोई पुरानी कहानी मत समझिए। यह एक प्लेबुक है, एक मैन्युअल है उन लड़ाइयों को जीतने का जो आज भी लड़ी जाती हैं। बस मैदान बदल गया है। अब वो मैदान है बोर्ड रूम, बातचीत की मेजें और कभी कभी खुद अपना दिमाग। तो चलिए थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, कृष्ण सिर्फ एक किरदार नहीं थे, वो थे परम रणनीतिकार। मतलब शतरंज के वो खिलाड़ी जो पूरी बिसात खुद बिछा रहा हो और बाकी सब बस मोहरे बनकर रह गए। और कमाल की बात यह है, उन्होंने खुद एक भी हथियार नहीं उठाया, लेकिन हर चाल, हर मूव उन्हीं की वजह से अपने अंजाम तक पहुंचा। तो उनकी इस सोच को समझने के लिए हम कुछ केस स्टडीज पर गौर करेंगे। हम देखेंगे कैसे उन्होंने एक लंबा गेम खेला, कैसे उन्होंने विरोधियों के दिमाग में ही जंग जीत ली और कैसे उन्होंने इस्तेमाल किया बलिदान का अर्थशास्त्र, यानी इकोनॉमिक्स ऑफ सैक्रिफाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। केस स्टडी पहली, भावना को ईंधन में बदलना। कृष्ण इस पूरे संघर्ष के केंद्रीय दिमाग थे। वो सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहे थे, उनके पास हर सिचुएशन के लिए एक प्लान था और वो हमेशा सबसे कई कदम आगे की सोच कर चलते थे। उनकी असली ताकत सीधे टकराव में नहीं थी। नहीं, उनकी असली ताकत थी घटनाओं को और लोगों को उस दिशा में मोड़ने की जहां वो मनचाहा नतीजा हासिल कर सकें, और वो भी बिना एक भी हथियार उठाए। अब सोचिए, कृष्ण ने द्रौपदी को दिखाया आने वाले युद्ध का वो भयानक विनाशकारी भविष्य, लेकिन यह उन्हें दिलासा देने के लिए नहीं था। नहीं, यह इसलिए था ताकि वो दर्द, वो अपमान पांडवों के अंदर अंत तक लड़ने की आग को जलाए रखे। सोचिए, उन्होंने द्रौपदी के अपमान की आग को एक ऐसे ईंधन में बदल दिया जो पूरे कुरुक्षेत्र को जलाने वाला था। तो किसी भी लीडर के लिए यहां सबक एक ही है, किसी भी संकट को बेकार मत जाने दो, उसे अपनी टीम का सबसे बड़ा मोटिवेशन बना दो। क्योंकि एक संकट एक कहानी बनाता है, लड़ने की एक मजबूत वजह देता है, और जैसा कृष्ण ने दिखाया, एक मजबूत कहानी लोगों को कुछ भी करने के लिए प्रेरित कर सकती है। केस स्टडी दूसरी, मनोवैज्ञानिक युद्ध। अब आता है एक ऐसे दुश्मन का मामला जो शारीरिक और तकनीकी रूप से हर तरह से अपराजय था। तो जब आप ताकत से नहीं जीत सकते, तो आप जीतते हैं दिमाग से। यह शरीर पर हमला नहीं था, यह था एक सर्जिकल स्ट्राइक, लेकिन आत्मा पर। कृष्ण को यह बात अच्छी तरह पता थी कि द्रोण को बाहर से कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं। लेकिन अगर उनके अंदर का विश्वास ही तोड़ दिया जाए, तो वो खुद ब खुद हथियार डाल देंगे। और यह बात लाती है एक थोड़ी असहज सच्चाई। कभी कभी बड़े लक्ष्य को बचाने के लिए ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो शायद नियमों को थोड़ा तोड़ते मरोड़ते हैं। कृष्ण के लिए यह कोई इमोशनल फैसला नहीं था, यह था एक ठंडा हिसाब, एक बड़े सिद्धांत को बचाने के लिए एक छोटे नियम का त्याग। किसी भी बातचीत में सबसे बड़ा हथियार वो नहीं होता जो कहा जाता है, बल्कि वो होता है जो जाना जाता है। यह समझना कि सामने वाले को क्या चीज प्रेरित करती है, उसे किस बात से डर लगता है और वो किस पर भरोसा करता है। सही समय पर सही इंसान के जरिए दी गई एक छोटी सी जानकारी किसी भी बड़े तर्क से ज्यादा ताकतवर हो सकती है। केस स्टडी तीसरी, सिस्टम को हैक करना। अब देखते हैं कैसे कृष्ण ने दो अलग अलग और बहुत मजबूत विरोधियों को उनके अपने ही उसूलों से हराया, उनकी अपनी खामियों को उन्हीं के खिलाफ। यह ताकतवर होने के बारे में नहीं है, यह है विरोधी के सिस्टम को ही हैक करने के बारे में। दुर्योधन के लिए कृष्ण को किसी तलवार की जरूरत नहीं पड़ी, बस एक सवाल, एक लाइन, और उसी से उसके घमंड को, उसके ईगो को उसी के खिलाफ हथियार बना दिया। और कर्ण के मामले में उन्होंने नियम तोड़े नहीं, उन्होंने नियमों को बस थोड़ा मोड़ा, क्योंकि वो जानते थे कि कर्ण का अपना सम्मान वही उसे जकड़ने वाली सबसे बड़ी जंजीर बन जाएगा। मतलब बिल्कुल साफ है, हमें अपने विरोधी से ज्यादा ताकतवर होने की जरूरत नहीं, बस उसे
खुद से बेहतर समझने की जरूरत है। उसकी कमजोरियां, उसके पूर्वाग्रह, उसका अहंकार, उन्हें ढूंढो और उन्हें ही अपना हथियार बना लो। केस स्टडी चौथी, बलिदान का अर्थशास्त्र। एक ऐसी रणनीति जिसे हर लीडर को समझना चाहिए। यह भावनाओं के बारे में नहीं है, यह है एकदम निर्मम गणित के बारे में। कृष्ण ने घटोत्कच को मैदान में उतारा, यह जानते हुए कि वो ऐसी तबाही मचाएगा कि कर्ण को अपना एकमात्र अजेय हथियार एक कम जरूरी लक्ष्य पर इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। राजा को बचाने के लिए एक शक्तिशाली मोहरे का बलिदान, एक चाल, एक बलिदान और सबसे बड़ा खतरा रास्ते से हट गया। उस वक्त कृष्ण की मुस्कान किसी क्रूरता की नहीं थी, वो थी उस रणनीतिकार की संतुष्टि जिसका हिसाब एकदम सटीक बैठा था। और यही वो सवाल है जो हर लीडर को, हर स्ट्रैटेजिस्ट को खुद से पूछना चाहिए। सबसे बड़ी जीत हासिल करने के लिए आखिर किस चीज का बलिदान देना होगा? कभी कभी कोई प्रोजेक्ट, कोई प्रोडक्ट या कोई ऐसा आइडिया जो दिल के बहुत करीब हो, उसे छोड़ना ही पड़ता है ताकि आगे बढ़कर बिग पिक्चर जीती जा सके। केस स्टडी पांचवी, जीत के बाद की जिम्मेदारी। अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर। यह सिर्फ युद्ध जीतने के बारे में नहीं है, यह है जीत के साथ आने वाले बोझ को संभालने के बारे में। एक महान रणनीतिकार का काम आखिरी लड़ाई के साथ खत्म नहीं होता, असल में वहां से शुरू होता है। जब आखिरी सैनिक गिर गया तब भी युद्ध खत्म नहीं हुआ था। असली काम तो अब शुरू हुआ था, जब अश्वत्थामा ने बदले की आग में पांडवों के वंश पर ही हमला कर दिया। तब कृष्ण को चलनी पड़ी अपनी आखिरी और सबसे जरूरी चाल। यह एक लड़ाई जीतने के बारे में नहीं था, यह था एक पूरी विरासत को बचाने के बारे में। कृष्ण की अंतिम चाल बदला लेने के बारे में नहीं थी, वो भविष्य को सुरक्षित करने के बारे में थी। उन्होंने अश्वत्थामा को मौत से भी बदतर सजा दी, हमेशा के लिए अपने अपराधों की याद के साथ जीने की सजा। सबक एक ही है, एक सच्चा रणनीतिकार सिर्फ युद्ध नहीं जीतता, वो यह भी पक्का करता है कि आने वाला अमन उस जीत के लायक हो। तो अगर हम पीछे मुड़कर देखें, एक पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आता है। हर चाल एक गहरे सिद्धांत से जुड़ी थी, भावना को ईंधन में बदलना, विरोधी के मनोविज्ञान का फायदा उठाना और आखिर में सिर्फ जीतना नहीं बल्कि एक विरासत को सुरक्षित करना। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह स्ट्रैटेजी की एक पूरी की पूरी मास्टर क्लास है। और आखिर में कृष्ण की पूरी रणनीति हमें छोड़ जाती है एक सवाल के साथ, क्या हमें सिर्फ खेल का हिस्सा बनना है, एक खिलाड़ी बनकर रहना है, या वो बनना है जो पूरा का पूरा खेल डिजाइन करता है? यही है एक सच्चे रणनीतिकार की असली पहचान। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।